प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर, कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? जिस तरह से कोलॉइड्स अपीयर होते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि कोलॉइड्स दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, but when seen under the microscope they have 2 different phases, that is one is the dispersed phase and the other one is the dispersion medium। अगर नेकेड आई के साथ हम लोग देखते हैं तो नेकेड आई के साथ वो हमें क्या नजर आ रहे हैं? होमोजीनियस नजर आ रहे हैं। पर अगर अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वी कैन सी 2 different phases, therefore they are heterogeneous। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी। जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर स्टेबल। व्हाई दे आर स्टेबल? बिकॉज द पार्टिकल साइज इज नॉट सो लार्ज, दैट इट कैन सेटल डाउन। तो सेडिमेंटेशन इसमें नहीं होती। अगर सेडिमेंटेशन नहीं होगी तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, हेंस दे बिकम स्टेबल। जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स सेटल डाउन बट एट अ वेरी स्लो स्पीड। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी से कि कोलॉइड्स का डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग करना डिफिकल्ट होता है। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल साइज छोटा होता है, इस करके वो सेटल डाउन नहीं होता। Then next is filtrability. This also we have already studied कि they can pass through normal filter paper। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर का जो साइज होता है, पोर साइज इज लिटिल लार्ज, तो कोलॉइड्स उसके थ्रू इजीली पास हो जाते हैं, बट इट कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके मासेस आर लार्जर एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग NaCl, तो NaCl का मोलर मास कितना होता है? 35.5 प्लस 23, 58.5। पर अगर हम कोई भी कोलॉइड कंसीडर करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो कोलॉइड्स है उसका masses are high, कोलॉइड्स के masses are high। We already know that we have studied the colligative properties, they are inversely proportional to molar mass। यही पढ़ा था हमने सेकेंड चैप्टर में। तो अगर masses उसके ज्यादा हैं तो इसका मतलब value of colligative property that is going to be less। Therefore colloids have lesser value of colligative properties। ठीक है, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं हम? कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं कोलॉइड्स की, ड्यू टू लार्जर मासेस ऑफ कोलॉइड्स, इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इज क्वाइट लेस, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मासेस आर मोर, देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी लेस। देन नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, these properties are due to movement of particles of dispersed phase, now Robert Brown was a scientist जिसने बहुत साल पहले, he was the first one जिसने पोलन ग्रेन्स को पानी के अंदर डाला। उसने क्या किया कि इस तरह से पेट्री डिश ली और इस पेट्री डिश के अंदर वाटर लिया और वाटर के ऊपर पोलन ग्रेन्स सस्पेंड कर दिए। Now when he visualized the movement of the pollen grains through a microscope, उसने देखा कि जो particles हैं they were randomly moving from one place to another in a very indisciplined manner। और इस indisciplined manner को उसने एक नाम दे दिया zigzag motion। This zigzag motion of particles of the dispersed phase in a colloid that is known as Brownian movement।
तो ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ब्राउनियन मूवमेंट नंबर 1, it depends upon what? It will depend upon the size of the particles of dispersed phase. Size of the particles of dispersed phase. So dispersed phase का अगर particle size बड़ा होगा तो ब्राउनियन मूवमेंट cannot be seen. जैसे सस्पेंशन हम लेते हैं तो सस्पेंशन में साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कोलॉइड. तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट नहीं अंडरगो करते. क्यों? क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि वो सेटल हो जाए रादर देन मूविंग ऑन द सरफेस. दे आर हेवियर देन वाटर. ठीक है. सो अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा. सो इट विल नॉट एग्जिबिट ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है. Then another factor on which the Brownian movement जो है that is going to depend, it will या depend या explain कह लो, it explains the kinetic molecular theory. According to the kinetic molecular theory, the particles of matter they are in random motion. They will keep on moving all the time. तो Brownian movement में भी वही हो रहा है. There is continuous movement, unstoppable या non-stoppable movement of the particles. अगर वो non-stoppable movement है तो वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? They are supporting the kinetic molecular theory. ठीक है? So this is what Brownian movement is. Then उसके बाद very very important examination point of view से that is the optical properties. The first one which we are going to discuss is Tyndall. क्या होता है? Let's first explain this with the help of an experiment. हम क्या करते हैं? हम 2 बीकर्स ले रहे हैं, एक एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं हम. इस बीकर में we take water and in this beaker we are taking milk. Right? अब यहां पे हम एक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं और यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर रख लेते हैं. राइट. अब यहां से जब सोर्स ऑफ लाइट आएगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस सोर्स ऑफ लाइट इट इज गोइंग टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. और उसके बाद इस तरह से इसकी रे जो है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू पास करेगी. जब वो वाटर के थ्रू पास करती है तो वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ लाइट. तो यहां से वो डायरेक्ट पास कर गई. देन इट गोज टूवर्ड्स मिल्क. मिल्क में दिस लाइट बीम ऑफ लाइट गेट्स इल्यूमिनेटेड. ठीक है. सो हम क्या बोल रहे हैं कि इन दिस केस बीम ऑफ लाइट गेट्स इल्यूमिनेटेड. तो मतलब जो लाइट पास कर रही है उसका पाथ हमें नजर आ रहा है. राइट. इल्यूमिनेटेड का मतलब यही हुआ ना कि the path that is going to be visible to us. This is known as Tyndall effect. ठीक है. So if we want to write the definition तो हम क्या लिखेंगे? It is the phenomenon. Tyndall effect is the phenomenon of scattering of light by colloidal particles. Scattering of light by colloidal particles as a result of which the path of the beam becomes visible. Right? So cause हमको इस definition में ही नजर आ रहा है कि क्यों ये जो beam of light पास हो रही है ये illuminate क्यों हुई. The cause of Tyndall effect is scattering of light. Colloidal particles का जो size होता है that ranges between 1 nanometer to 1000 nanometers, which is much more than the size of the particles of true solutions. So जब भी कोई light of beam of light इसको strike करेगी तो क्या होगा? ये उसको scatter कर देगा. Why? Because the particle size is large. जैसे for example, if we are throwing a ball at the wall, what is going to happen? It will strike and change its direction. यही होगा ना. बॉल को या तो वापस आ जाएगी या फिर वो अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स से उसको नहीं करते तो वो उतना वापस नहीं आएगी बट स्टिल वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी. जब तक उस बॉल के पाथ में कोई भी
ऑब्स्टेकल नहीं था तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलता गया, ठीक है। जैसे वो किसी भी ऑब्स्टेकल को हिट करेगा तो क्या होता है, इट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। सो सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। लाइट भी जो है वो जब तक कोलॉइडल पार्टिकल, जैसे ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो वो सीधा पास करती जा रही है, देयर इज नो हिटिंग एनीवेयर। पर जब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है तो वो पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं इन द पैसेज ऑफ लाइट। तो वो जो बीम क्रॉस कर रही है उन पार्टिकल्स को हिट करती रहेगी और वो स्कैटर होती रहेगी। यू मस्ट हैव सीन, अगर मूवीज वगैरह देखने जाते हो, अब तो डॉल्बी सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, पहले प्रोजेक्टर्स लगते थे, तो प्रोजेक्टर्स जब आप मूवी देखने जाते हो तो प्रोजेक्टर्स से जो वो लाइट आ रही होती है वो सारी की सारी हमको नजर आती है। वी कैन सी दैट पाथ ऑफ लाइट थ्रू द डार्क रूम। व्हाई दैट इज हैपनिंग? बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर देयर आर डस्ट पार्टिकल्स। वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब लाइट स्कैटर हो जाती है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, व्हिच इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, फिर उसी तरह से एक और इसमें वर्ड आता है टिंडल कोन। टिंडल कोन क्या हुआ? इट इज द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ, ये जो पाथ हमें नजर आ रहा है इसको हम टिंडल कोन बुलाते हैं, राइट। सो इट इज द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट टिंडल कोन इज, राइट। क्लियर हो गया? अब ये जो टिंडल इफेक्ट है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, जो फैक्टर है जिसके ऊपर टिंडल इफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा, फर्स्ट इज दैट द साइज ऑफ द dispersed phase particle should not be very less as compared to the wavelength of light. As compared to the wavelength of light. Now we know that when we talking of wavelength of light, तो अगर याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 11th का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक विजिबल रीजन होता है, राइट। उस विजिबल रीजन में we say that we can see the colors of the rainbow starting from violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This is the visible region. जो visible region है उसकी wavelength starts from 400 nanometers and ends to 700 nanometers, ठीक है। अब ये जो path of light है ये हमें नजर आ रहा है, even if it does not have all these colors। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो पहले वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है फिर उसको ट्रांसमिट करता है। तो जो ट्रांसमिट वेवलेंथ होती है उसके हिसाब से हमें कलर्स नजर आते हैं, राइट। सो अगर इसका कलर जो है ब्लू हमें नजर आ रहा है तो ब्लू का मतलब कि ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ इज एनीथिंग बिटवीन 400 टू से 450 नैनोमीटर्स के करीब होनी चाहिए। तो इतनी इसकी वेवलेंथ होगी, 400 टू 450 या मे बी 500 नैनोमीटर्स। तो जो वेवलेंथ अगर 500 नैनोमीटर्स है तो पार्टिकल साइज जो है डिस्पर्स्ड फेज का, उसका साइज 500 नैनोमीटर से बहुत कम नहीं होगा। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एंड द wavelength of light, we can see the color of the path of light, ठीक है। और second, we have two things over here in a colloidal solution. One is the dispersed phase and the other one we had studied is the dispersion medium. जो dispersed phase और dispersion medium होता है, इन दोनों के refractive indices, इन दोनों के refractive indices should have large differences. Refractive indices should have large differences. तो टिंडल इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होगी। नंबर 1,
डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का जो डायमीटर है और जो वेवलेंथ है उन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और दूसरा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में बहुत ज्यादा फर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो टिंडल इफेक्ट भी जो है दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट? एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बना था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था, इट वाज मेड बाय ज़िग्मोंडी, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच जो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से उसका हमें साइज काफी बड़ा नजर आता है। ऑल्दो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमें एग्जैक्ट साइज जो है पार्टिकल का नहीं बता पाता, बट वी कैन सी इट मोर क्लियरली एज कंपेयर टू द नॉर्मल माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज ब्लू कलर ऑफ द स्काई, दिस वी विल डू इन द लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू Tyndall effect. We will do it in detail in the last topic. And blue color off, right? These are the applications of Tyndall effect. Then the second property which is due to optics, optical properties हम इसे बुला रहे हैं। तो optics क्या होता है? Anything to do with light. चाहे हम reflection of light कर रहे हैं, refraction of light कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हम लाइट के साथ कर रहे हैं वो सारा ऑप्टिक्स में आएगा, राइट? सो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमने कर ली यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, सेकंड प्रॉपर्टी इज कलर। द कलर व्हिच वी सी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो ड्यू टू व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि दो चीजों के ऊपर कलर डिपेंड करेगा, one on the size of the dispersed phase and second on the wavelength of the light falling on the object. ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो because of this scattering of light we see that when we are looking at gold, अगर गोल्ड का सोल हम देखते हैं तो उसमें हम अगर लोअर वेवलेंथ वाली लाइट डालते हैं, if it is transmitting लोअर वेवलेंथ वाली और एब्जॉर्बिंग लोअर वेवलेंथ वाली लाइट, तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू किस तरह से हमें नजर आएगा? 400 टू 700 नैनोमीटर्स में देखो किस तरह से हमें नजर आएगा। सो इनिशियली जो गोल्ड का सोल है दैट अपीयर्स टू अस एज रेड। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका कलर जो है, जब साइज के पार्टिकल साइज इंक्रीज होने लगेगा गोल्ड सोल का, तो कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हेन रेड वी कैन सी व्हेन द पार्टिकल साइज इज स्मॉल। ओके, अगर पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये हमें दिखने लग जाता है एज पर्पल, और अगर पार्टिकल साइज और बड़ा हो जाता है तो हमें येलो दिखने लग जाता है। अब इसको कोरिलेट कर सकते हैं हम, इसको और इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हमने बोला कि साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स शुड नॉट बी वेरी लेस एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जब पार्टिकल साइज बहुत ही कम है तो हमें रेड नजर आ रहा है, तो अगर पार्टिकल साइज बहुत कम है तो हमें ज्यादा वेवलेंथ वाला नजर आ रहा है। ठीक है, अगर पार्टिकल साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो पर्पल नजर आ रहा है, पर्पल मींस एनीथिंग बिटवीन इंडिगो एंड ब्लू, राइट? और अगर बहुत ही बड़ा साइज आ जाता है तो हमें क्या नजर आ रहा है? येलो। सो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग कि कितनी लाइट वो एब्सॉर्ब करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि वो कितनी लाइट वापस ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दीज आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। This is also an important section from your examination point of view. Last properties which we are going to do, okay? Electrical properties जो है हमने पढ़ा था कि souls they are charged particles.
There may be positively charged souls, there may be negatively charged souls. The question now arises कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज सोल के ऊपर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है. जैसे if we see the examples, अगर आप पुराना याद करोगे तो हमने दो तरह के सोल्स करे थे. One was ferric hydroxide and the other one was arsenic sulfide. Right? जो ferric hydroxide सोल होता है that is mostly positively charged और arsenic sulfide का जो सोल होता है that is mostly negatively charged. Many theories were given to explain the charge on the colloids. The first concept which was given that was said कि जो charge develop होता है that is due to friction. That is due to friction between the particles of dispersed phase and dispersion medium. Right? कि दोनों एक दूसरे के साथ रब होते रहते हैं इसलिए उसमें चार्ज आ जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अकॉर्डिंग टू फेराडे अगर कोई एबोनाइट रॉड को हम सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है. या हम रूलर अपने सिर के ऊपर रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है. तो हम लोग पेपर को उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज व्हाट वी गेम व्हाट वी प्ले. तो यही यहाँ पे बोला कि देयर इज continuous rubbing of the particles between the dispersed phase and the dispersion medium, as a result of which charge colloidal particles के ऊपर disperse होता है या observe होता है. right? पर अगर फ्रिक्शन की वजह से होता तो dispersion medium के ऊपर भी चार्ज आना चाहिए. अगर इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं ड्यू टू रबिंग विद ईच अदर तो दोनों के ऊपर चार्ज आना चाहिए. बट इट इज सीन कि डिस्पर्जन मीडियम जो है इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज. It does not carry any charge. Therefore, this concept was overruled. ये एक correct concept नहीं है. ठीक है. Second जो था reason that is due to dissociation of the surface molecules. If you remember, हम लोगों ने सोप किया था और जैसे हम सोडियम पार्मिटेट ले रहे हैं, राइट? अब ये जब डिसोसिएट होता है तो ये देता है कार्बोक्सिलेट आयन. इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा. ओके. नाउ दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि सरफेस मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया. राइट? सो कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है. बट दिस काइंड ऑफ अ चार्ज कैन ओनली बी ऑब्जर्व अगर कोलॉइड एक सॉल्यूशन फॉर्म में हम लोग लेते हैं. अगर कोलॉइड को सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं ले रहे हैं तो देन देयर इज नो चार्ज. राइट? सो दिस concept was also overruled. Then the third concept which was given was due to selective adsorption. Selective adsorption का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सिल्वर आयोडाइड का कोलॉइड लिया है, राइट? उसे हम पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स कर रहे हैं. ओके. अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? आयोडीन. इनिशियली AgI में क्या है? AgI is a true solution. Ki is also a true solution. So the particle size is small. जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो कॉमन आयन है दोनों के बीच में वो सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल. ठीक है. अब इससे क्या हुआ? इसका साइज बड़ा हो गया है. बिकॉज इसका साइज बड़ा हो गया तो ये कोलॉइडल रेंज में हो जाएगा. एंड बिकॉज वी कैन से दैट नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स दे आर सराउंडिंग द सेंट्रल मॉलिक्यूल तो ये क्या बन जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल. ओके. उसी तरह से अगर हम इसे चेंज कर दें, AgI को हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन AgNO3. ओके. तो जब हम इसे AgNO3 में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? Ag is positively charged, so Ag इसको सराउंड कर लेगा.
So we can see that the concentration of the positive charge is more on this colloid. Therefore, this colloid that will be positively charged. Right? उसी तरह से अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम और उसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं in FeCl3. So this is going to give us again a positively charged soul because selective adsorption of the positive ion is going to take place on ferric hydroxide. ठीक है? आ गया समझ? So this was the theory which gave charge. अब कैसे पता चले कि जो colloid दिया हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि वो नेगेटिवली चार्ज है? That can be predicted by two different processes. So दोनों प्रोसेसेस को करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रोफोरेसिस. हर बारी ये तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम में इन सम फॉर्म और द अदर आया हुआ है क्वेश्चन. ओके, सो इसे बहुत आराम से पढ़ो. What are we saying over here? We are saying that the prediction of charge on the colloid can be done by two phenomena. The first one that is known as electrophoresis. क्या होता है electrophoresis? It is the phenomenon of movement of colloidal particles under an applied electric field, right? Under an applied electric field, उसको हम electrophoresis कहते हैं. अब इसमें एक apparatus सेटअप करना है हमें, तो उस apparatus में हम क्या करेंगे? हम इस तरह से एक U-ट्यूब लेते हैं, ये हमने एक U-ट्यूब ले ली और इसे कनेक्ट कर दिया है through electrodes to a battery. ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी सोल ले लिया. दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, सपोज हमने इसमें ले लिया आर्सेनिक सल्फाइड. नाउ व्हेन वी टेक आर्सेनिक सल्फाइड इनिशियली हम देखते हैं दैट कलर ऑफ द colloid in the U-tube is uniform initially. जब इनिशियली हमने आर्सेनिक सल्फाइड को इसके अंदर लिया तो कलर ऑफ द colloid पूरी U-tube में यूनिफॉर्म है. वी कैन सी द सेम कलर. When we pass current through this, it is seen that the color intensifies on the positive terminal. ठीक है, so what are we saying? That on passing current, the color intensifies on the positive terminal. तो क्या मतलब हुआ इसका? We know that opposite charges attract each other, right? अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है colloid, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव, right? So it means colloid is negatively charged. In a similar manner, अगर हमने आर्सेनिक सल्फाइड की जगह फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल लिया होता तो वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल किस तरफ को अट्रैक्ट होता? टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. तो उसने हमें क्या बताना था कि सोल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. नाउ इफ वी गेट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ डू वी हैव टू गो अबाउट इट? आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद इसको पॉइंट्स में डाल देना है. ठीक है, और लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना है कि दिस गिव्स अस द फिनोमिनन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ चार्ज ऑन द colloidal particles.
It gives us an idea of charge on the colloidal particles. इसी तरह से एक phenomenon और होता है which is known as electroosmosis. Electroosmosis. Now here we are looking at the point कि यहाँ पे dispersed phase की movement हो रही है, right? Electroosmosis में dispersion medium move करता है. So इसको हम define कैसे करेंगे? The movement of dispersion medium through a selectively permeable membrane, when subjected to electric current, is known as electroosmosis. Okay? अब इसमें करते क्या है कि एक apparatus सेटअप करते हैं इस तरह से, जिसमें हम इसको 3 कंपार्टमेंट्स में ब्रेक डाउन, ठीक है, और यहां से हम इसे पास कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं इसको बैटरी के साथ. There are 2 semi-permeable membranes, one is D, the other one is D dash. The apparatus is divided into 3 compartments. Let's say this is compartment A, this is compartment B, and this is compartment C. जो कंपार्टमेंट A है इसमें हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लेनी है. कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ, ठीक है. सो कंपार्टमेंट A में हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द कोलॉइडल सॉल्यूशन. कंपार्टमेंट B में वी टेक वाटर, और कंपार्टमेंट C में भी वाटर. वाटर हम ऐसे ले रहे हैं कि वी आर ड्रॉइंग अ लाइन ओवर हियर एंड वी आर ऑल्सो ड्रॉइंग अ लाइन ओवर हियर. दिस लाइन ऑन बोथ द साइड्स इंडिकेट्स द लेवल ऑफ वाटर. मतलब कि वाटर सिर्फ यही है हमारे पास, दिस पोर्शन. Similarly, water is only present in this portion, right? Now, जैसे ही हम current pass करेंगे, we have 2 conditions. First condition में, let's say हमारे पास negatively charged soil है, okay? अब ये जो semi permeable membrane है, ये selectively permeable है, तो ये सिर्फ dispersion medium को allow करेगा अपने थ्रू पास होने के लिए, dispersed phase के particles को allow नहीं करेगा, ठीक है. Now what is happening over here is कि अगर हमारे पास negatively charged soil है, this is the negative terminal, this is the positive terminal. Negatively charged soil जो है इसमें से अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, बट वो इसके थ्रू तो पास नहीं कर सकता, तो ये इस वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देगा. जब वो इस वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो वो डिस्पर्जन मीडियम को ऑपोजिट साइड में पुश करता है, ठीक है ना. सारा डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सारा कंपार्टमेंट सी की तरफ को जाने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि ये उसको अलाउ नहीं कर रहा तो वो डिस्पर्जन मीडियम को पुश कर रहा है टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड. So water level will start increasing towards compartment B. Okay, so negatively charged soil results in will result in increase in water level in compartment B. You understood what has happened, right? In a similar manner, अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है, ओके, अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो वो नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा. नेगेटिव साइड में अगेन ये बॉल उसको आगे नहीं
तो डिस्पर्जन मीडियम को पुश करेगा टुवर्ड्स कंपार्टमेंट सी. So water level in compartment C that is going to rise. ठीक है? So positively charged soil is going to result in increase in water level in compartment C. Okay? So this process also helps us to see what? It helps us to predict the charge on the colloids. ठीक है? हमें पता चल जाता है कि positively charged है कि negatively charged है. So these are the properties of colloidal solutions. Clear हो गया? कोई problem तो नहीं है? The next topic which we are going to do, that is coagulation of colloidal solutions. Coagulation of colloidal solution. Coagulation क्या होती है? It is basically a simple term में हम लोग बोले it is the precipitation. तो precipitation का मतलब क्या हुआ? हम लोग colloid को destroy कर रहे हैं. This causes destruction of the, okay, so define अगर हम करें coagulation को, तो it is what? It is the phenomenon of precipitation of a colloidal solution, precipitation of the colloidal solution by addition of excess of an electrolyte. By addition of excess of an electrolyte. तो oppositely charged electrolyte हम इसमें ऐड करेंगे. अगर positively charged सोल है तो उसमें negatively charged electrolyte ऐड करते हैं such that precipitation उसकी हो जाए. क्यों precipitation cause उसकी क्या होगी? Because positive जो charges हैं वो neutral हो रहे हैं by adding negative charges. और अगर नेगेटिवली चार्ज colloid है तो वो न्यूट्रल हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच प्रेसिपिटेशन दैट इज गोइंग टू अकर. ठीक है? अब ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी एक नेगेटिव सोल किया है आर्सेनिक सल्फाइड, राइट? इसमें हम कोई भी अगर बेरियम का सॉल्ट डाल देते हैं, ये जो बेरियम का सॉल्ट है, this negative soul is going to attract this barium salt because of barium ions due to positive charge, and as a result of which precipitates would be formed and arsenic sulfide का जो colloid है that will be destroyed. अब एक साइंटिस्ट था जिसने इसके लिए एक रूल दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Hardy-Schulze rule. Hardy-Schulze rule of coagulation. Right? अब ये रूल क्या कह रहा है कि the ions carrying charge opposite to, अब जैसे ये नेगेटिवली चार्ज था तो हमने पॉजिटिवली डाला ना, तो ये बोल रहा है कि the electrolyte will only precipitate charge opposite to the colloid. मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज colloid है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो हम डालेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और अगर नेगेटिवली चार्ज colloid है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए. ठीक है? So this is what Hardy-Schulze rule का first point says. Second, it says more the charge on the electrolyte, more is the flocculating. Flocculating and coagulation is one and the same thing, right? So अगर coagulation की जगह वहां पे term flocculation यूज करा है, so you don't have to get confused. दोनों जो terms है वो same है. Okay? So more the charge on the electrolyte, more is the flocculating power. Flocculating power is the power to coagulate, to precipitate. So precipitation, flocculation, coagulation, तीनों जो वर्ड्स हैं उनका सेम मीनिंग है. ठीक है? थर्ड, उसने कुछ एक वैल्यूज दे दी.
हर एक इलेक्ट्रोलाइट को, उसे हम बुलाते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यूज। He said that flocculating values are inversely proportional to flocculating power. जितनी ज्यादा फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू उतनी कम फ्लॉक्यूलेटिंग पावर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं NaCl, NaCl की फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू जो है दैट इज how much are they given 51, ठीक है। और एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं AlCl3, इसकी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू इज 0.093। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, जितनी ज्यादा फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू उतनी कम फ्लॉक्यूलेटिंग पावर। सो NaCl की जो फ्लॉक्यूलेटिंग पावर है दैट इज गोइंग टू बी लेस, और AlCl3 की जो फ्लॉक्यूलेटिंग पावर है दैट इज गोइंग टू बी मोर। अब अगर इसको हम इसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें, सेकंड पोस्टुलेट जो बोल रहा है कि मोर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट मोर इज द फ्लॉक्यूलेटिंग पावर। NaCl में जब हम चार्ज देख रहे हैं, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही ज्यादा फ्लॉक्यूलेटिंग पावर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम क्लोरीन लेते हैं, हम सल्फेट सॉल्ट ले रहे हैं, फॉस्फेट ले रहे हैं, तो इस सब में क्या होगा, फॉस्फेट का सबसे ज्यादा फ्लॉक्यूलेटिंग पावर क्योंकि चार्ज सबसे ज्यादा है 3 नेगेटिव, फिर उसके ऊपर सल्फेट का उससे कम, और सबसे कम किसका है, क्लोराइड का, ठीक। तो मतलब फ्लॉक्यूलेटिंग अगर कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेटिंग वॉल्यूम को हम वैल्यू को हम दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम एक रिलेशनशिप डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो हम बोल रहे हैं कि कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 अपॉन कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 that is equal to flocculating value या coagulating value of electrolyte 2 upon flocculating value of electrolyte 1 because both are inversely proportional to each other। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये एक तो कोएगुलेशन हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस की कर सकते हैं इस तरह से कि हमने ऑपोजिटली चार्ज उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और वो कोएगुलेट हो गए। एक हमने अभी प्रोसेस पढ़ा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में भी हम प्रेसिपिटेशन ही कर रहे हैं क्योंकि अगर डिस्पर्जन मीडियम मूव हो जाता है तो पीछे सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज ही रह गया। सो दैट आल्सो इज गोइंग टू हेल्प इन कोएगुलेटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोलॉइड। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और मेथड है बाय डायलिसिस, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। डायलिसिस में भी हम क्या कर रहे हैं, कोलॉइडल पार्टिकल को और क्रिस्टलॉइड्स को अलग अलग कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू मेथड्स फॉर प्रेसिपिटेटिंग द कोलॉइड्स। ओके, तो आज यहीं तक करेंगे।